सोचिए आप गुजरात के भावनगर में खड़े और आपको जाना है साउथ गुजरात। मैप पर दोनों जगहों के बीच कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही आप रोड पर निकलते हैं आपको गल्फ ऑफ खंबात के चारों तरफ घूमना पड़ता है। यानी जिस जगह को मैप पर देखकर लगता है कि बस थोड़ी सी दूरी है, वही जर्नी रोड पर सैकड़ों किलोमीटर की हो जाती है। अब जरा इमेजिन करिए, अगर इसी गल्फ के क्रॉस एक 60 किलोमीटर लंबी और 140 मीटर विड्थ की एक दीवार बना दी जाए, जिस पर 16 लेन का एक एक्सप्रेसवे, 4 लेन की रेलवे लाइन और डैम से 2500 मेगावाट क्लीन एनर्जी भी जनरेट हो, तो ये क्लीन एनर्जी जनरेट करने के साथ भावनगर से साउथ गुजरात की दूरी को 240 किलोमीटर से 60 किलोमीटर कर देगा। पर इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वॉल, जो गल्फ ऑफ खंबात को ब्लॉक कर देगी और इससे नर्मदा, धाधर, माही, साबरमती और सौराष्ट्र के रिवर्स का पानी अरेबियन सी में मिक्स नहीं होगा। यहाँ लगभग 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर स्टोर किया जा सकता है। और ये सब हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कल्पसर प्रोजेक्ट। इसके पीछे बेसिकली एक साथ 3 बड़े आइडियाज हैं: वाटर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और रीजनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाना है वो कोई शांत लेक नहीं है, ये गल्फ ऑफ खंबात है, जहाँ आने वाली टाइड कई बार 35 से 40 फीट से भी ज्यादा ऊंची होती है। इसलिए ये समझते हैं दुनिया के सबसे डिफिकल्ट कोस्टल इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक कल्पसर प्रोजेक्ट को गुजरात क्यों बिल्ड करना चाहता है। क्या कल्पसर सच में गुजरात का फ्यूचर बदल सकता है, या फिर ये 50 साल पुराना सपना एक बार फिर से कागजों में रह जाएगा। देखिए, कल्पसर प्रोजेक्ट का मेन पर्पस हाईवे या रेलवे बनाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा मकसद है फ्रेश वाटर को सिक्योर करना, क्योंकि गुजरात के पास देश की करीब 6.4% जमीन और 5% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सरफेस वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ लगभग 2%। यही वजह कि गुजरात में पर कैपिटा पर एनम वाटर की अवेलेबिलिटी करीब 990 क्यूबिक मीटर्स है, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट करीब 1700 क्यूबिक मीटर्स मानी जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि गुजरात में हर साल एवरेज करीब 38,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स सरफेस वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को इंक्लूड करने के बाद भी करीब 20,480 मिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी सिर्फ 54% ही स्टोर किया जा सकता है। बाकी पानी को बड़े स्केल पर स्टोर करने के लिए गुजरात में सुटेबल लैंड साइट्स ही नहीं बची हुई है, और यहीं पर आता है गल्फ ऑफ खंबात। आप मैप पर देखो, गुजरात की 12 नदियां वेस्ट साइड में बहते हुए गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के मिल जाती है। जैसे गुजरात के मैदानी इलाकों से बहकर के मीठा पानी समुद्र में मिलकर के खारा हो जाता है, जैसे यहाँ मौजूद डिस्ट्रिक्ट चाहते हुए भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसी नेचुरल ट्रेजेडी है जिसे किसी ने जानबूझकर क्रिएट नहीं किया है। पर अगर इसे एक डैम से ब्लॉक कर दिया जाए तो नदियों का पानी समुद्र में नहीं मिलेगा, और यहाँ पर 7,800 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्रेश वाटर की एक ऐसी लेक बनेगी जिससे सौराष्ट्र के 10 लाख हेक्टेयर की जमीन को पानी मिल सकता है। दोस्तों, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिजर्वायर के लिए लोगों को दूसरी जगह पर बसाने या बड़ी स्केल पर लैंड एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रिजर्वायर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर बनेगा, और गल्फ ऑफ खंबात खुद करीब 200 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ में फैला हुआ है, और उसकी विड्थ अलग अलग जगहों पर करीब 25 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। लेकिन कल्पसर प्रोजेक्ट में पूरे गल्फ को बंद करने का प्रपोजल नहीं है। भावनगर और दहेज के बीच सिर्फ करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्ट ही डैम बनाकर इनक्लोज करने का प्रपोजल है। यानी गुजरात भले ही इंडस्ट्रियली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट हो, लेकिन वाटर स्कैरसिटी के मामले में इसकी ज्योग्राफी थोड़ी ट्रिकी है। सौराष्ट्र जैसे रीजन्स लंबे समय से ड्रॉट और वाटर स्कैरसिटी से जूझते रहे, और स्टेट में 1900 के बाद से करीब 30 बार वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन देखी जा चुकी है। तो ऐसे में कल्पसर का बेसिक आइडिया ये है, एक ऐसा लार्ज स्केल फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाया जाए जिससे सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात को पूरे साल इरिगेशन के साथ साथ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई भी मिल सके। लेकिन अब असली सवाल ये आता है, अगर आइडिया इतना सिंपल है तो पिछले इतने दशकों में इसको बनाया क्यों नहीं जा सका है। दोस्तों, आप गल्फ ऑफ खंबात को ध्यान से देखिए। इसका शेप एक तरह से फनल की जैसा है। साउथ में गल्फ कंपैरेटिवली वाइड है और नॉर्थ की तरफ जाते जाते ये नैरो होता जाता है। अब ओशन की टाइड जब इस फनल के अंदर आती है तो पानी के पास फैलने की जगह कम होती जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है इसे ह्यूज टाइडल वेरिएशन देखने को मिलता है। कई लोकेशंस पर टाइडल रेंज लगभग 11 से 12 मीटर तक पहुंच सकती है। अब इमेजिन करिए, आपको इस एनवायरनमेंट में लगभग 60 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार बनानी है जहां पानी स्थिर नहीं है, बल्कि दिन में कई बार अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है। यानी इंजीनियरिंग चैलेंज सिर्फ एक बड़ा डैम बनाना नहीं है, चैलेंज है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो डेकेड्स तक एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सके। क्योंकि गल्फ में रिवर्स फ्रेश वाटर के साथ पानी नहीं लाती, वो सिल्ट और सेडिमेंटेशन भी लेकर के आती है, जिससे फाउंडेशन के आसपास पूरा मरीन एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। अगर आप उस पूरे सिस्टम को बैरियर के पीछे ट्रैप करते हैं तो लॉन्ग टर्म सेडिमेंट मैनेजमेंट एक मेजर इशू बन सकता है। और फिर है सैलिनिटी, क्योंकि आप एक मरीन इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर रिजर्वायर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इकोसिस्टम भी बदल जाएगा,
क्योंकि आज यहाँ जो मरीन फिश स्पीसीज सर्वाइव करती हैं उनके लिए कंडीशंस बदल सकती हैं, फिश माइग्रेशन पैटर्न बदल सकते हैं, फिशरीज पर असर पड़ सकता है और कोस्टल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट हो सकती है। यही वजह है कि कल्पसर को सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखना बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि एक साथ ही हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, कोस्टल प्रोजेक्ट और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट तीनों है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसका डिज़ाइन भी समय के साथ बदलता रहा है। पुराने वर्जन्स में टाइडल पावर जनरेशन का भी आइडिया शामिल था, लेकिन बाद की प्लानिंग में टाइडल पावर कंपोनेंट को हटाकर फ्रेश वाटर रिजर्वायर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया। यानी प्रोजेक्ट की कहानी स्ट्रेट लाइन में नहीं चली। हर स्टडी के बाद सवाल उठे, फिर डिज़ाइन बदला, फिर नया सवाल आया, फिर फिजिबिलिटी पर काम हुआ और अब 2026 में प्रोजेक्ट एक नए स्टेज पर पहुंच चुका है। मई 2026 में भारत और नीदरलैंड्स ने कल्पसर पर टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया और ये पार्टनरशिप रैंडम नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में कोई देश समुद्र को मैनेज करने की इंजीनियरिंग समझता है तो वो है नीदरलैंड्स। देखिए, नीदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जिसका बड़ा हिस्सा सी लेवल के आसपास या नीचे है, यानी नीदरलैंड्स का सर्वाइवल ही वाटर मैनेजमेंट पर टिका है और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है अस्प्लुइट बांध। ये करीब 32 किलोमीटर लंबा एक विशाल डैम है, इसे नीदरलैंड्स ने 1927 से 1932 के बीच बनाया था। इसका काम था समुद्र के पानी को एक तरफ रोकना और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी फ्रेश वाटर की लेक बनाना, यानी जहाँ पहले समुद्र का खारा पानी था वहाँ धीरे धीरे फ्रेश वाटर जमा होने लगा। दोस्तों, लेकिन इस डैम का फायदा सिर्फ पानी तक लिमिटेड नहीं था। इसने नीदरलैंड के लो लाइंग एरियाज को समुद्र की बाढ़ से प्रोटेक्ट किया और डैम के ऊपर से रोड भी बनाया, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई। अब ये चीज़ कल्पसर में भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नीदरलैंड ने करीब 32 किलोमीटर में समुद्र के एक हिस्से को बंद करके फ्रेश वाटर लेक बनाई थी, जबकि गुजरात का कल्पसर 60 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जहाँ गल्फ ऑफ खंबात के एक हिस्से को डैम से बंद करके एक मैसिव फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाने की प्लानिंग है। यानी बेसिक आइडिया सिमिलर है, बस स्केल और इंजीनियरिंग चैलेंज यहाँ पर बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि मई 2026 में हमारे पीएम जब नीदरलैंड के दौरे पर थे तो उन्होंने अस्प्लुइट बांध को विजिट किया और उसी विजिट के दौरान भारत के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नीदरलैंड्स के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट के बीच कल्पसर के लिए टेक्निकल कोऑपरेशन का लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। और ऑनेस्टली कल्पसर जैसे प्रोजेक्ट में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, क्योंकि यहाँ गलती की कीमत बहुत बड़ी होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसमें लगने वाला पैसा। 2022 के ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1,200 करोड़ थी, लेकिन 2026 में गुजरात ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 1.33 लाख करोड़ बताई है। यानी प्रोजेक्ट जितना बड़ा है उसकी फाइनेंशियल कमिटमेंट भी उतनी ही बड़ी है और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। जुलाई 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कल्पसर को प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया है। तो इस पॉइंट पर हमें एक बात साफ समझनी चाहिए, कल्पसर अभी रियलिटी नहीं है, ये एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रपोजल है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, डिटेल्ड स्टडीज, डिजाइन वैलिडेशन और आगे के अप्रूवल्स के प्रोसेस से गुजर रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट के फायदे बहुत हैं लेकिन रिस्क भी इक्वली उतना ही है। अगर फ्रेश वाटर रिजर्वायर सफलतापूर्वक ऑपरेट करता है तो सौराष्ट्र को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का ज़्यादा डिपेंडेबल सोर्स मिल सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनता है तो भावनगर से साउथ गुजरात की कनेक्टिविटी रेडिकली इंप्रूव हो सकती है। और अगर ग्राउंड वाटर प्रेशर कम होता है तो लंबे समय में एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक मरीन इकोसिस्टम को फंडामेंटली बदलने का इकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होगा, फिशरीज पर इसका कितना असर पड़ेगा, सैलिनिटी कैसे कंट्रोल होगी, एक्सट्रीम टाइड्स और सेस्मिक इवेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रक्चर कितने साल सेफली ऑपरेट करेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत नेचर के इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझकर उसे बदलने की कीमत को समझते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकता है। क्योंकि समुद्र को रोकना टेक्निकली मुश्किल जरूर है, लेकिन असली चैलेंज है उसे रोकने के बाद क्या होगा, और यही तय करेगा कि कल्पसर गुजरात का गेम चेंजर बनेगा या फिर ये भी भारत के उन एम्बिशियस प्रोजेक्ट की लिस्ट में चला जाएगा जिन्हें हमने मैप पर तो बना दिया लेकिन ये ग्राउंड पर कभी आ ही नहीं पाए। फिलहाल गल्फ ऑफ खंबात में टाइड आज भी आती है, नदियाँ आज भी बह रही हैं और कल्पसर अभी भी एक प्रपोजल है, लेकिन पहली बार 50 साल पुरानी इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इसे फिर से एक बार नेशनल कन्वर्सेशन में ला दिया। क्योंकि भारत ने एक ऐसे देश के साथ हाथ मिलाया है जिसने लगभग एक सेंचुरी पहले ही समुद्र से अपनी जमीन बचाने का तरीका दुनिया को दिखाया था। अब देखना यह है कि नीदरलैंड का एक्सपीरियंस और भारत की इंजीनियरिंग दोनों मिलकर गुजरात का मैप बदल पाएंगे। क्योंकि अगर कल्पसर बना तो गुजरात सिर्फ एक डैम नहीं बनाएगा, वो पानी और कनेक्टिविटी के हिसाब से अपने मैप को ही चेंज कर देगा। आप इस पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ऐसे और वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।